शी वॉज अ मराठी लेडी एंड शी सेड सिर्फ बातें की और कुछ नहीं और बस हो गया. सो आई थिंक बट वो बात करने का तरीका, वो गोल डायरेक्शन में लेके जाने की जो टेक्निक्स होती है, इट्स अ टॉक थेरेपी बट इट्स अ थेरेपी. सो दैट उनके बच्चों ने बहुत सीरियसली इसको करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारा नॉलेज देगा. जो आपने इतने साल पढ़ा है वो ये वक्त है जो आपको उसको रिलेट कर पाओगे. तो ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी फील्ड में करियर नहीं है. उल्टा जैसे मैंने कहा, आगे के आने वाले दिनों में साइकोलॉजिकल फील्ड में बहुत स्कोप रहने वाला है. Depression, anxiety, stress, etc., etc., etc. Frequently we use this word. Hey, wait, you are right. We are talking about psychologist field and psychologist world. So आज भारत गुरुज चैनल पर हमारे साथ है डॉक्टर उमा जी दलवी, जो साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी इन साइकोलॉजी, और आज वो हमें गाइड करेंगी साइकोलॉजी फील्ड के बारे में, जो पिछले 20 साल से भारती हॉस्पिटल एंड कॉलेज के साथ एज ए साइकोलॉजिस्ट कार्यरत है. आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया लाइसेंस डॉक्टर है, जो पिछले कई सालों से टीचर्स और पेरेंट्स को चाइल्ड बिहेवियर के बारे में गाइड कर रही है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स कर रही है, कई चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स को वो काउंसलिंग कर रही है, और कई ब्रेन्स को वो शेप कर रही है टू डेवलप. कई आईसीएसई स्कूल्स, सीबीएसई स्कूल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो जुड़ी हुई है, कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, कंडक्टिंग सेमिनार्स, जिनकी खासियत है. और ऐसी आज भारत गुरु पर गुरु, जिनका मोटो है गाइडिंग द बेटर लाइफ एंड मेकिंग द बेटर लाइफ, ऐसी गुरु आज हमें मिली है भारत गुरुज चैनल पर. तो आइए स्वागत करते हैं भारत गुरुज चैनल पर आज के गुरु डॉक्टर उमा जी दलवीन का. नमस्ते. नमस्कार मैम, भारत गुरुज चैनल पर आपका स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि भी मैंने दर्शकों को बताया कि हमें साइकोलॉजिस्ट फील्ड के बारे में जानना है, तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, इसमें क्या फर्क होता है. सो बेसिकली अगर हम फर्क की बात करें तो साइकेट्रिस्ट एक बायोलॉजी बैकग्राउंड से आता है, जो एमबीबीएस एमडी डिग्री लेकर आता है. और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ग्रेजुएशन अपना आर्ट्स और साइंस यानी आइदर बीए इन साइकोलॉजी या बीएससी इन साइकोलॉजी में करके आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ. द मेजर डिफरेंस जो दोनों के प्रैक्टिस में ये है कि साइकोलॉजिस्ट दवा नहीं लिखता है. ओके. दवा छोड़कर उसके बिहेवियर पे, उसके फंक्शनिंग पे सारा एनालिसिस का काम वो करता है. साइकियाट्रिस्ट ये करने के साथ साथ उनको प्रिस्क्रिप्शन देने का अधिकार सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को है. तो ये एक मेजर फर्क है. वो बायोलॉजी और स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखते हैं. साइकोलॉजिस्ट आपका बिहेवियर और फंक्शंस को ज्यादा देखता है, और मॉडिफिकेशन और उस पेशेंट को रिहैबिलिटेशन थ्रू साइकोथेरेपीज या थ्रू काउंसलिंग, इन पर ज्यादा उनका फोकस होता है. So, ये मेजर डिफरेंस है उनमें. उन्हें काउंसलिंग करके उन्हें डेवलप करना, उन्हें समझाना, ये जो काम है ये साइकोलॉजिस्ट का होता जी. है. सो यस बेसिकली उनका काम है, उनको उन मतलब जो भी काउंसलिंग थेरेपी जो होती है उसमें उनको गोल देना, साथ में उनको उन स्ट्रेटजीज को सिखाना ताकि वो आगे चल के अपने लाइफ में उसको खुद ब खुद भी इम्प्लीमेंट कर सके. सो काउंसलिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, पर द मोटो काउंसलिंग का मेजर ये है कि ब्रिंग अ चेंज इन द पर्सन. तो उसकी स्ट्रैटेजीज को चेंज करो, उसके परसेप्शन को चेंज करो, उसको दुनिया को या उसके प्रॉब्लम को देखने का नजरिया चेंज करो. सो दैट इज द वर्क ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट बेसिकली. और ये बहुत ही बढ़िया काम है सोसाइटी को डेवलप करने की नजरिए से. बिकॉज जहाँ हम बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट ये एमबीबीएस बैकग्राउंड से आते हैं और जो दवाई प्रिस्क्राइब करने का जिनको अधिकार है, पर आप जो काम कर रहे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो इतना बड़ा काम है कि इट इज विदाउट मेडिसिन यू आर चेंजिंग द पर्सन. यस वी ट्राई टू हेल्प द पेशेंट. हम मदद मतलब डिपेंड करता है. अगर दवा की जरूरत है तो हम रेफर भी करते हैं जहाँ जरूरत है, पर अगर जरूरत नहीं है तो काफी बार पेशेंट साइकोथेरेपी से भी या काउंसलिंग से भी या अलग अलग डिफरेंट जो साइकोथेरेपी के मॉडल्स है उससे भी काफी उनको रिलीफ और एक पॉजिटिव अप्रोच मिलता है. तो फिर साइकोलॉजिस्ट का
एक सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपको लगता है? जितना फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेंटल हेल्थ है, क्योंकि फिजिकल को चलाने वाला मेंटल है, माइंड है। तो जितना माइंड फिटनेस रहेगा उतना लाइफ इजी रहेगा, हेल्दी रहेगा। सो ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ, हेल्दी सोसाइटी is the goal and motto, I think, for every individual in healthy nation turns. So obviously contributing a good healthy life in human, मतलब जिंदगी में अगर हम जिंदगी को देखने का नजरिया किसी का बदल सकते हैं और जीने के लिए कुछ आसानियां तैयार कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और इसीलिए आपने आपके क्लिनिक का नाम भी लक्ष्य रखा है। जी, तो आपका लक्ष्य ही है कि आपका प्रोफेशन अपनी तरफ से मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊं जिंदगी को बदलने में, आई विल ट्राई माई, ये आपका मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य। जब किसी बच्चे को अगर साइकोलॉजी फील्ड में जाना है तो फिर उसे क्या 10th के बाद एम रखना चाहिए? सी 10th के बाद में उसको पहले तो 11th 12th करना जरूरी है, Okay. जो आर्ट्स फील्ड में भी हो सकता है और साइंस फील्ड में भी हो सकता है। Okay. 12th के बाद में वो बीए के लिए बीए ऑनर्स ले, मतलब बीए सब्जेक्ट ले सकता है विद साइकोलॉजी सब्जेक्ट, और अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो वो बीएससी ले सकता है विद साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स एंड फॉलोड विद पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलिटीज होती है, जो डिफरेंट ब्रांचेस है साइकोलॉजी के उसकी स्पेशलिटीज होती है, तो उस तरह से वो अपने करियर को एस्टैब्लिश कर सकता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, पर उसके बाद में वो अगर क्लिनिकल जाना चाहे तो एमफिल कर सकता है। फिलहाल एमफिल का अभी प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन उसके लिए, स्पेशलाइजेशन उसके लिए अपने आप के लिए रखना चाहिए उन्होंने। ओके। और पीएचडी है, सो पीएचडी इज अ चॉइस, पीएचडी इज अ रिक्वायरमेंट मोर इन एकेडमिक सेटअप्स। बट अगर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या कोई अदर, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे फील्ड्स है, तो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर उसके बाद में अपना स्पेशलाइजेशन जो आप करना चाहिए। तो सिर्फ ग्रेजुएशन करके भी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका जनरल इंट्रोडक्शन होता है सब्जेक्ट के लिए, Okay. सब इसका, पर पोस्ट ग्रेजुएशन इज अ स्पेशलिटी। मतलब अगर कोई बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे क्लिनिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में करोगे तो आपको सारे क्लिनिकल फील्ड में जो प्रैक्टिस में पढ़ाई लगती है, एनालिसिस लगता है, या और नॉलेज लगता है सब्जेक्ट के लिए क्लिनिकल डायमेंशन से, तो सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑटोमेटिकली वो आपको ज्यादा डेप्थ नॉलेज देता है उस सब्जेक्ट का। सो पोस्ट ग्रेजुएशन इज वेरी वेरी कंपल्सरी if you are really into want to come into practice. पर उसके साथ में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन पे ना रुकते हुए अपने आप को स्पेशलाइजेशन किसी फील्ड में, मतलब अगर जैसे मैंने क्लिनिकल कहा, मेरी एक अपनी स्पेशलिटी ब्रांच है, और मैं अगर मैं कह रही हूँ कि मैं साइकोथेरेपी भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ इन डिफरेंट साइकोथेरेपीज। तो देर आर मेनी साइकोथेरेपी सेंटर्स जो जहाँ से आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हो, उसका ट्रेनिंग ले सकते हो और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। तो फिर कितने टाइप के साइकोलॉजिस्ट हम देख सकते हैं? एक्चुअली जितनी ब्रांचेस हैं उस टाइप के हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो पैदा होने से लेके मरने तक आपकी लाइफ में होता है, तो उतनी ही स्पेशलाइजेशन है। मतलब अगर हम देखते हैं तो बच्चा है तो चाइल्ड साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, बच्चों के एरिया में जाओ तो फिर स्कूल साइकोलॉजी है, करियर काउंसलिंग है यानी करियर साइकोलॉजिस्ट है, एडोलेसेंस में आते हैं तो एडोलेसेंस साइकोलॉजी है, आप और ऊपर जाते हैं तो एडल्ट है, रिलेशनशिप में जाते हैं तो रिलेशनशिप है। सो यू हैव डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिफरेंट स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी वेर यू कैन मेक अ स्पेशलाइजेशन फॉर योरसेल्फ, और जिसमें आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। So after bachelor's they can choose these. Yes. So after bachelor's you have mostly counseling, industrial, forensic, clinical, educational. So in college for post graduation you have few subjects to go, but to enhance practice you can make your own specialization by gaining more knowledge about that area. ओके। और फ्यूचर किस फील्ड में ज्यादा या इक्वल है फ्यूचर? नहीं, देखो अभी तो इक्वली ही है, मोर डिपेंड ऑन स्किल, आपके अपने स्किल्स पे आप कैसे प्रैक्टिस करते हो उस पर भी बहुत डिपेंड है, बट क्लिनिकल इज मोर ब्रॉडर ब्रांच, क्योंकि इन जो भी हमने अभी बात की है वो सब्जेक्ट को या उस एरिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो वो मतलब डायरेक्टली क्लिनिकल के पास अप्रोच होता है। मतलब अगर स्कूल में बच्चा है और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, पर अगर उसको इवैल्यूएशन चाहिए, उसको असेसमेंट की जरूरत है,
तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ेगा, राइट। जैसे एडोलेसेंस में है, बिहेवियर में है, तो जहां पर भी क्लिनिकल एरिया आता है, जहां डायग्नोस्टिक आता है, जहां इवैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन आता है, Yes. ऐसा नहीं है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी इवैल्यूएशन करते हैं, पर उनकी अपनी मर्यादाएं होती है। हम्म, तो उन मर्यादाओं के बाद में अगर हमें जरूरत है, देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग भी प्रैक्टिस कर सकता है, साइकोथेरेपी भी प्रैक्टिस कर सकता है, पर साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग स्पेशलिस्ट है वो साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करता है, वो डायग्नोसिस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो पढ़ाई नहीं है, वो सर्टिफिकेशन नहीं है। तो हर फील्ड का अपना थोड़ा लिमिटेशन है, बट एवरी फील्ड आई विल से हैव अ ग्रेट स्कोप नाउ इन फ्यूचर, बिकॉज वी कैन सी जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है स्वभाव की, लाइफ की, हमारे सराउंडिंग की, तो उसकी वजह से इस सब्जेक्ट के हर एरिया को काफी आगे आने वाले दिनों में स्कोप है। जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि हर फील्ड में यहाँ पर स्कोप है, पर अगर किसी बच्चे को अगर इस फील्ड में आना है तो कोई एंट्रेंस देना पड़ता है? जी, सो बेसिकली 12th के बाद में हम्म, आजकल हर यूनिवर्सिटी का, हर अपने कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। बेसिक क्राइटेरिया 50 या 55 ये रेंज में होता है। ये देकर, वो एंट्रेंस देकर अपने आप को उस इच्छुक या जो भी उसका इंटरेस्ट एरिया है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वो अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। और इसमें इनकम फैक्टर जो होता है, अभी जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको इनकम फैक्टर में भी इंटरेस्ट होता है, तो इनकम फैक्टर कितना, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक लिमिट है उसका? सी स्केल देखा जाए तो एक मिनिमम है। अगेन हर ब्रांच का अपना एक स्केल होगा, हर एरिया का अपना एक स्कूल होगा। जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अगर कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका स्केल अलग होगा, कोई जनरल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका स्केल अलग होगा, और प्राइवेट प्रैक्टिस का अपना स्केल होगा। सो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं दिए गए हैं इसके लिए, बट फिर भी गवर्नमेंट के लेवल पे या जनरल लेवल पे अभी भी इसके लिए काम करना चल रहा है। आगे और इसको स्कोप आएगा, जैसे नीड बढ़ेगी तो उसकी मतलब स्केल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट what I understand is कि your skills are more important to achieve that scale. Yes. तो success is with your devotion, success is with your passion, and success is with your learning. क्योंकि हमारी ऐसी फील्ड है जो जिंदगी भर आपको पढ़ने के लिए लगाएगी, क्योंकि आपको मोर जानना है। आप नहीं कह सकते कि मैं समझ गया, ये सब्जेक्ट समझ गया, राइट। तो आप जितने अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, जितना आप उसके लिए डिवोटेड रहोगे, पैशनेट रहोगे, उतना ही आपका स्किल बढ़ेगा। यस, तो इस फील्ड पे जैसे कि आपने अभी बताया कि सक्सेस के लिए उन्हें खुद को अपना स्किल भी मैटर करता है, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस उन्हें आ सकते हैं करियर पाथ में? आप इतने सालों से आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो जब जब वो शुरू करते हैं तो उन्होंने राइट कैसे चूज करना चाहिए, और उनको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं टू हैंडल द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसके लिए खुद की भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। Right. तो जितना लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा उतना नीड भी बढ़ेगा। तो अभी अभी लोग अवेयर होने लगे Right. कि हमें ज़रूरत है साइकोलॉजी, पहले तो ऐसा इतना स्टिग्मा था हमारा। यस Right. यस, नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर, Yeah. and schools are also making parents aware, and wherever जो बोलते हैं ना कि इंटरनेट जो दे रहा है नॉलेज, वो कुछ लोग समझते कि लाइक मुझे सब पूरा ज्ञान आ गया है, और फिर भी कहीं ना कहीं लाइक मोबाइल देख के भी, तो जो लोगों में कॉम्प्लेक्स जो ब्रेन में बढ़ रहा है, रिलेशन में जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, तो ये सब हैंडल करते वक्त खुद साइकोलॉजिस्ट को भी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सी बेसिकली चैलेंज मेजर यही है कि ही अगर आप वो प्रोफेशन चुन रहे हो तो प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को एक सेपरेट रखने की लर्निंग करनी ही चाहिए, क्योंकि इमोशंस, हम इंसान सारे इमोशनल होते हैं और हमारे सारे प्रॉब्लम्स भी आने वाले हमारे पास इमोशनल होते हैं, तो वो डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। एक कि आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ आपको थोड़ा अलग रखते आना चाहिए। आपको अपने खुद के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी निगेटिविटी लेते हो, इतने सारे आप ना प्रॉब्लम्स को सुनते हो दिन भर के लिए, तो आपको अपने आप मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। सो ऑब्वियसली इवन आई डू प्रैक्टिस फॉर माई सेल्फ, व्हाट आई टेल पीपल मेनी अ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी कभी कुछ केसेस आपको इन्वॉल्व कर देती हैं, बट आपको शायद प्रैक्टिस के साथ ही आ जाता है कि आप एक लेवल के बाद में अपने आप को डिटैच कर पाते Yes, हो। yes.
इसके लिए अगर जैसे आपने कहा था कि चैलेंजेस क्या है, तो स्टूडेंट के लिए चैलेंजेस ये है कि उनको इंटर्नशिप एक सीरियस तरीके से करनी चाहिए, ओके क्योंकि वहाँ आपका बेस होता है, वहाँ आपका टाइम होता है जहाँ आपको एक्चुअली एक्सपोजर मिलता है क्लिनिक्स का, पेशेंट्स का, या जो भी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल का हो, चाहे वो काउंसलिंग का हो, चाहे वो क्लिनिकल का हो, चाहे वो स्कूल का हो, क्योंकि एक थेरोटिकल पर्सपेक्टिव लेना और प्रैक्टिकल अप्रोच लेने में बहुत फर्क होता है। तो वहाँ जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम करते हो, तो आपको सिर्फ नॉलेज सब्जेक्ट का ही नहीं मिलता है, तो उनकी स्किल्स भी मिलती है, राइट? अभी मेरे पास 4-4 स्टूडेंट्स होते हैं, तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं हम, पेशेंट नहीं पढ़ाते हैं, पर उसके साथ में हाउ टू डील विद दैट पेशेंट, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है उनको देना, कि सिर्फ केस डिस्कशन मतलब नहीं बनता है, पर ये केस डिस्कशन है तो ये केस में आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसी, आपका स्किल कैसा और आपका डिटैचमेंट कैसा, तो ये भी उनको एक्सपोजर मिलता है। सो आई थिंक खुद पर काम करना चाहिए, खुद को पेशेंसफुल रखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर सब्जेक्ट को चैलेंजेस है, ऐसा कोई एक फील्ड नहीं है जिसमें चैलेंजेस नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि इतने सारे चैलेंजेस है कि ये फील्ड को डरे आदमी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं तो है। इसमें ये उल्टा basically- वक्त के साथ वो इंसान जो प्रैक्टिस करता है वो खुद भी काफी मैच्योर्ड बनता है, yes दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, exactly क्योंकि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन समबडी, द सेम गोल्स आर रनिंग थ्रू योर माइंड, तो वो आपको भी मैच्योर्ड एक पर्सपेक्टिव देता ही है, तो आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली उस फ्लो में जाके यस, वो खुद को उतना स्ट्रांग बनाना बना, चाहेगा कि यस, मैं इतना कैपेबल बनूं कि सामने के यस, प्रॉब्लम सामने यस, वाले के प्रॉब्लम्स में सॉल्व सॉल्व कर कर, सकूं। और तो इसमें अध्यात्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए, राइट? see, that is again an individual perspective. यस Now, if personal opinion, yes, I am a God believer person, so it works for me. यस Somebody नहीं होगा तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं, but this subject is a science. इट हेल्प्स Yeah, it helps. yeah It helps, but it is a scientific subject. So it has its own structured patterns, structured models of looking to the person, helping the person. So nothing very individual, nothing very personal, and nothing very spiritual also. Obviously, जोड़ लगी तो और अच्छा बनता है. so But you go by certain theories whatever yes, you have yes, we learned. yes, these are all psychology is a subject of science. Okay. भले ही वो आर्ट्स में आता हो, पर उसका एक मेजरमेंट है, जैसे हम इवैल्यूएशन करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक स्टैटिस्टिक्स है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। साइकोथेरेपी भी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड मेथोडोलॉजीज इन विच वी प्रैक्टिस। ना काउंसलिंग ऑल्सो हैज मोर सो एडवांस टेक्निक्स नाउ विच वी इम्प्लीमेंट। इट इज नॉट जस्ट कि आए और बातें करें। लोगों को यही लगता है, मतलब कभी कभी मेरे पास, अब कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, विलेज वाले थे, और जाते समय बोला काहीच नहीं केलं, मतलब वो शी वाज अ मराठी लेडी एंड शी सेड सिर्फ बातें की और कुछ नहीं, और बस हो गया। सो आई थिंक, बट वो बात करने का तरीका, वो गोल पे गोल डायरेक्शन में लेके जाने की जो टेक्निक्स होती है, इट्स नॉट, इट्स अ टॉक थेरेपी बट इट्स अ थेरेपी। सो द टॉक इज ऑल्सो बीन स्ट्रक्चर्ड इन स्पेसिफिक वे, नॉट जनरल टॉक ना। सो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी लर्न, दे हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, एंड दे हैव, जैसे मैंने कहा कि लर्निंग हमेशा होनी चाहिए। डिफरेंट वक्त के साथ प्रॉब्लम बदल रहा है, वक्त के साथ पब्लिक बदल रही है, अप्रोच बदल रहा है, तो थेरेपी में भी मॉडिफिकेशन हो रही है। बेस भले ही रहेगा, पर वक्त के साथ ये सारा अपग्रेड करना पड़ता है। सो दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स। तो फिर ये साइकोलॉजी फील्ड में थ्योरी बेस पे ही लोग जाते हैं, जैसा थ्योरी पैटर्न है वैसा आप थेरेपी फॉलो करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट। पर ये सब जो है ये प्रैक्टिस करके ही प्रैक्टिस, इसीलिए कहा था ना मैंने कि ये इंटर्नशिप जो प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है, हमारे वक्त तो नहीं था, पर इंटर्नशिप की वजह से बहुत फायदा होता है। तो मैं तो कहूंगी बच्चों ने बहुत सीरियसली इसको करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारा नॉलेज देगा। जो आपने इतने साल पढ़ा है, वो ये वक्त है जो आपको उसको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि क्लासरूम में आपको कोई पेशेंट नहीं दिखता, आपको सिर्फ सिम्टम्स दिखते हैं। पर जब आप लाइव में पेशेंट देखोगे तो बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। So you can connect the dots. Yes, so you have to really get a good experiment, मतलब practical knowledge to understand what you have learned till now and what you can implement now. So that programs will help them to मतलब advance them in their own practices.
और क्या एलिमेंट बच्चों को खुद में पहचानना चाहिए कि उन्हें साइकोलॉजी फील्ड ये चूज करना चाहिए, कि अगर जैसे बोलते हैं कि लाइक यस इसमें ये इंटेलिजेंस है तो राइट, यू कैन गो फॉर दिस, तो आप तो साइकोमेट्रिक यस। असेसमेंट भी सो करते वी हो। डू तो एप्टीट्यूड टेस्ट विच आई ऑल्सो सजेस्ट, हाँ बट ओवरऑल अगर हम पर्सनालिटी देखें हाँ तो ही शुड एटलीस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ he should have a good listening skills, हाँ he should have a good interpersonal relationship skills, क्योंकि उसको रैपो बांधना होता है, उसको विश्वास जीतना पड़ता है। हम्म, he should have that confidentiality, he हम्म, should also have some type of some level of emotional maturity। हम्म, तो ये अगर कोई इंसान है जिसमें ये थोड़ा अच्छा लगता है उसको, ये डेवलप भी कर सकते हैं हम, स्किल्स है ये। हम्म, बट अगर नेचुरली हमारे साथ हो थोड़े से तो हम और उसको हम्म, ना स्किलफुली यूज कर सकते हैं। yes, एक आदि थोड़ा सा शाय है, रिजर्व्ड है, जिसको बातें ही करना पसंद नहीं है, तो उसको साइकोथेरेपी एक एक घंटा देना या दूसरे को बातें करने के लिए प्रोत्साहित करना, इट्स सर्टेन टाइप ऑफ लिमिटेशंस तो व्हाट आई उसके खुद फील। के लिए एक टास्क बन जाएगा। Yes, so I think you should look to your personalities. हम्म, If you are interested in public, getting connected to people, maintain a relationship, if you feel like getting into problem solvings, yes, अगर बहुत लोगों बच्चों में होता है वो skills कि मुझे प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है, so if you have all these skills you can surely think about the subject. अभी अभी जितना भी आपने मुझे बताया साइकोलॉजी के बारे में, पर एक माइंडसेट होता है कि मेरा बच्चा सीए बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, अभी भी है वो कहीं तो भी। आर्ट की तरफ जाने वाले बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, लड़कियों को तो ठीक है, बट स्पेशली लड़कों को भी थोड़ा पेरेंट्स पुश करते हैं कि नहीं तो कुछ तो भी प्रेस्टीज के हिसाब से या अर्निंग स्टेबल रहने के हिसाब से तो कुछ तो भी इंजीनियरिंग डॉक्टर की तरफ जा। पर ये आर्ट्स फील्ड में जाके भी बच्चे साइकोलॉजी में सेटल हो सकते हैं। एक बिल्कुल हो सकते हैं, आपके सामने मैं आज यहाँ बैठी हूँ। सो आई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये स्टिग्मा आज भी हमारे ये कल्चर में, हमारे सोसाइटी में है। पेरेंट्स को लगता है कि आर्ट्स यानी जो बड़े बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए है, या साइकोलॉजी में क्या मिलेगा इतना तुमको, इंजीनियरिंग में जल्दी सेटलमेंट मिलती है। बट अगेन हमको सिर्फ समझ और सुना है हमने। आज भी मेरे पास काफी इंजीनियर बच्चे हैं जो आज भी सेटल नहीं है एंड दे नीड हेल्प एंड दे आर कमिंग टू अस। सो आई थिंक ये हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में सेचुरेशन है, हर फील्ड में ग्रोथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी फील्ड में करियर नहीं है। उल्टा, जैसे मैंने कहा, आगे के आने वाले दिनों में साइकोलॉजिकल फील्ड में बहुत स्कोप रहने वाला है। हर फील्ड में, मतलब हर एरिया में स्कोप रहने वाला है। क्योंकि डे बाय डे जैसे हमारी चल रहा है, कोविड ने हमको एक अच्छा खासा अनप्रिडिक्टेबल इवेंट सिखा दिया है। जो ग्रोथ मेंटल हेल्थ इलनेस में हुई है या चैलेंजेस में हुई है, इलनेस भले ही नहीं पर चैलेंजेस, एवरी नॉर्मल चाइल्ड और एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल भी चैलेंजेस फेस कर रहा है। फिर दैट हैज रियली डेवलप द नीड एंड दैट हैव आल्सो चेंज द परसेप्शंस। तो लोगों का अप्रोच बढ़ रहा है, तो शायद जैसे ये अवेयरनेस बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फील्ड भी बढ़ेगा ही बिल्कुल बढ़ेगा, और बढ़ेगा। इसमें बच्चे सेटल हो सकते हैं, अपना लाइफ बना सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। अब्रॉड हैज, मतलब अब्रॉड में बहुत स्कोप है, इसलिए बच्चे, जो मैंने देखा है कि बच्चे अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है, बट एज आई सेड कि थोड़ा हमको स्किलफुल काम करना है, थोड़ा डिवोशन से काम करना है, पेशेंस और प्रैक्टिस से करना है। सो आई थिंक every individual has a bright future in this subject तो also. राइट फ्रॉम कॉलेज, राइट फ्रॉम इंटर्नशिप, उन्हें अलर्ट रहना है, उन्हें हर चीज सीरियसली सीखनी है कि जो उन्हें अपने जिंदगी में एज अ साइकोलॉजिस्ट वो अप्लाई कर सके। Yes. जैसे कि आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट आज भी आप 20 साल के बाद भी आप पढ़ रहे हो, लाइक टू एनहांस योर नॉलेज, टू स्टेइंग अपडेटेड फॉर द योर पेशेंट्स। पर मुझे लगता है ये हर फील्ड में करना जरूरी है। यस, आप डॉक्टर्स को भी पढ़ना है, इंजीनियर्स को भी पढ़ना है। अपग्रेडिंग इज मैचिंग द टाइमलाइन। सो अपग्रेडिंग आपको इसलिए करना है ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करो और आप वक्त के साथ मैच करो। तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू बी इन द फील्ड ना। आउटडेटेड नहीं लगोगे आप, लॉस्ट नहीं लगे, और उससे भी ज्यादा मैं कहती हूँ मोनोटोनस नहीं लगेगा आपको। जब आप खुद भी नया सोच, नया पर्सपेक्टिव लेते हो तो आपको और एनर्जी आती है अपने सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने की। सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लिव योर सब्जेक्ट।
यस मैम, और आपका ऑरा भी ऐसा है, इतना एक्टिव है, तो आप खुद को कैसे एनकरेज करते हो? इतनी केसेस दिन भर सुनने के बाद भी इतना आपका स्माइली फेस है, आप खुद को कैसे एनकरेज रखते हो? सी नाउ मे बी अभी मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे लगता है मुझे भी देना चाहिए। ओह, जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है और अगर मेरे शेड्यूल में, मेरे टाइम फ्रेम में मैं वक्त निकाल के उसको मैनेज कर सकती हूँ, तो आई रियली एक्सेप्ट द सिचुएशन, क्योंकि अभी नाउ दिस इज माय टाइम टू कंट्रीब्यूट टू द न्यू जनरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। यस, सो मेरी तरफ से अगर थोड़ा सा हाथभार लगता भी है और मेरी वजह से कोई 2 बच्चे और भी मोटिवेट होके कुछ कर सकते हैं, देन आई थिंक दैट इज द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ माय सब्जेक्ट टुडे। दैट्स ग्रेट, दैट्स सो दैट कीप्स मी मोर एनर्जेटिक टू गो मूव अहेड। यस। और मैम, आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहेगा आपके पेशेंट्स के साथ जो आपको शैटर्ड कर गया, या फिर आपको ऐसे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत जरूरत है काम करने की, तो ऐसा कुछ आप मुझे बता सकते है, बहुत सारे हैं। हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम इमोशन सबके पास है, हम इंसान है, इंसान के पास इमोशन होता है, बट शायद अभी प्रैक्टिस कर करके वो डिटैचमेंट लेवल पर मैं आ गई हूँ। मैं खुद भी अपने आप पे काम करती हूँ, मैं खुद अपने लिए रिलैक्सेशन करती हूँ, मैं खुद अपने लिए मेडिटेशन करती हूँ, मैं खुद फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ, अपने टाइम लिमिट बॉन्डिंग रखती हूँ। बहुत मतलब मैं सब्जेक्ट के साथ काम करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आई टेक टू मेनी पेशेंट्स एंड आई जस्ट गो ऑन रनिंग बिहाइंड पेशेंट्स। तो वो बैलेंस एक आपको आना चाहिए, एक फैमिली बैलेंस होना चाहिए, एक प्रोफेशनल बैलेंस होना चाहिए और एक सेल्फ बैलेंस होना चाहिए। जब आप ये तीनों कर पाओगे तो शायद आप लंबा प्रैक्टिस कर पाओगे। सो यू हैव टू नो योर ओन लिमिट्स। सो आई नो माई ओन लिमिट्स, आई ट्राई टू फ्रेम माई सेल्फ दैट वे। और अपने आप पर काम करते रहोगे तो शायद यू विल बी एबल टू मैनेज वॉट एवर दैट गोल इज। एंड यू कैन गिव द सोसाइटी यस यस, मतलब 100% रिकवरी तो सबको, रिकवरी टाइम हम्म, सबको ही देना चाहिए अपने आप के लिए। तो yes, ऐसा वक्त तो आया है, हम्म, एक दो केसेस थे जो थोड़े पर्सनली भी हो जाते हैं। हम्म, एंड देन दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, आई वुड लाइक टू टेल एज अ साइकोलॉजिस्ट कि अगर ऐसा कुछ जैसे बहुत कनेक्टिविटी, आई रिमेम्बर वन ऑफ माई पेशेंट, शी गॉट सो मच कनेक्टेड टू मी, शी वॉज सो मच पैशनेट टू मी कि थेरेपी के आने के लिए वो बहुत बेचैन रहती थी, ओह, एंजाइटी वाली पेशेंट थी, पर हफ्ते भर घर में भी मेरा नाम का जपमाला रहता था। मतलब शी यूज्ड टू ऑब्जर्व मी सो मच कि मेरा कपड़े पहनने का ढंग, मेरे कान के, तो later on it started becoming an obsession for her. ओह, That once I realized this, then I slowly started terminating my therapy ओह, and I diverted her to some other person. ओह, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक वो बॉन्डिंग बन जाती है, ऑब्सेशन बन जाता है कभी कभी। yes, तो आपको एक फ्रेम हमेशा होना चाहिए, आपका दायरा थेरेपी का होना चाहिए। Once I still remember one of the patients said, "Ma'am, can we meet in a coffee shop?" So yeah, I really reject all these things. Informal settings are okay for me, but that doesn't mean I personally, maybe there are people who are practicing, but I try to keep certain barriers for myself in my own practices. So I have my own clinic, I have my own Bharti place to sit. So I try to manage some of the professional ethics for myself. yes, right. So I think that helps me to maintain that relationship and keep that standards of detachment for my cases also. या जैसे कि आपने अभी कहा कि ऑब्सेशन बन जाता है या दूसरे को देख के, अभी मैं यंग जनरेशन को देखती हूँ, तो वो अपने घर से दूर रहते हैं और बहुत सारी एंजाइटी वो खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू देम। तो ऐसे बच्चों ने जो घर से दूर बढ़ रहे हैं, एक टिप के हिसाब से आपको मैं पूछना चाहूंगी, तो उन बच्चों ने खुद को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, लाइक एंजाइटी सी इश्यूज? सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं घर से दूर क्यों है, राइट? दे हैव गॉन देयर विद सम ऑब्जेक्टिव, एक गोल लेकर वो चले हैं। तो आई लाइक टू इंटरप्ट, और ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स के साथ रहकर भी वो एक एंजाइटी में बंधे हुए रहते हैं, एंड दे आर नॉट ओपन टू देयर पेरेंट्स आल्सो। राइट, तो देखो जैसे आपने पहली एक कंडीशन बताई, तो इंसान उस गोल को, उस ध्येय को हमेशा अपने सामने रख सकता है, राइट? सो रियलिटी दे आर दैट आई हैव कम फॉर सर्टन गोल। जो सेकंड फेज आपने कहा, तो शायद ये प्रोफेशन इसीलिए है कि वो अनबायस्ड प्रोफेशन है ना, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, राइट? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड है, एंड इट इज नॉट अ कैजुअल ओपिनियन गिवन, इट इज अ इवैल्यूएटेड स्टडी conclusions given to the child. So obviously they should approach
psychologist, Psychologist, yes, yes. they should go and talk about it, they should ventilate about it and they should take a guidance about it. जरूरी नहीं है कि जो थेरेपी के लिए आ रहा है या साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है उसको 10-12 थेरेपी के सेशंस की ही जरूरत होती है. Even conflicts, confusions can be also very well dealt up. कोपिंग स्ट्रेटजीज उनको मिल सकती है एंड दे कैन वर्क आउट. अगर नहीं हो रहा है तो वी कैन ऑब्वियसली प्लान फॉर थेरेपी भी है सेशंस. लोगों में कि साइकोलॉजी मींस ही हैज सम मेंटल प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं होना एक्चुअली चाहिए. मैं तो हमेशा ये अपने भी पेशेंट को आपने सबसे पहले बताती हूँ कि आई एम मोर फॉर नॉर्मल पीपल, यस राइट. सो बिकॉज मेरे पास आने वाले 2-3% साइकेट्री पेशेंट होंगे, बाकी मेरे पास आने वाले सारे नॉर्मल पीपल है. एंजाइटी सबको होती है, बेचैनी सबको होती है, पर शायद वो फ्रेम के बाहर या लॉन्ग पीरियड तक होती है तब हम उसे प्रॉब्लम कहने शुरू होते हैं या कन्वर्ट करना शुरू होता है. पर अगर हम अपने बॉडी सिम्टम्स को पहचाने, समझ पाए और उसका सपोर्ट सिस्टम या उसके लिए हेल्प इनिशियल स्टेज पे ले, आई थिंक दैट्स बेटर देन फॉर इट. तो ऐसे बच्चों ने अगर वो अपने आप के साथ जूझ रहे हैं और उनको लगता है कि मैं अपने आप पे मतलब अपने आप को ये डील नहीं कर पा रहा हूँ, देन रादर देन गोइंग टू फ्रेंड्स, Yes. I will really suggest कि they should go to a psychologist and talk. They should go to a professional person. Yes. So they are directedly right. वो सही दिशा में उनका अप्रोच हो और वो सही दिशा से उनको गाइडेंस मिले. ये सच में आज मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है आपसे बात करके कि ये सही तरीका है कि टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टॉक टू द साइकोलॉजिस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आज आपको सुन के बहुत मुझे ऐसे फील हो रहा है कि छोटी बात के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं 1-2 सेशन में. यस, बिल्कुल तो बिल्कुल. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा लंबा थेरेपी चलेगा, जरूरी नहीं है. हाँ, बट एटलीस्ट यू विल गेट द राइट डायरेक्शन. और ये सोसाइटी के लिए भी सही है कि हमारा यूथ जो है वो एक राइट डायरेक्शन में जाए. राइट. आई हैव वन पेशेंट, ही इज 82 years. तो उनको थेरेपी, ही अप्रोच मी फॉर थेरेपी. 2-3 सेशन होने के बाद में मुझे पता चला कि ही जस्ट वांट टू टॉक, ही वांट समबडी टू लिसन हिम, बट ही डोंट वांट टू टॉक टू हिज फैमिली. ही हैज सो मेनी थिंग्स टू शेयर विच मे बी उन्होंने बताया नहीं, बताना नहीं चाहते थे. जिंदगी के अपने उनके कुछ एरियाज होंगे, बट ही लाइक्स टू कम एंड टॉक. ही वांट्स टू वेंट आउट एंड दैट इटसेल्फ मेक्स हिम रिलीफ, दैट इटसेल्फ मेक हिम हैप्पी कि I am sharing something, there is nobody judging me. Yes. There is nobody asking me questions unnecessarily which I am not answerable for, but somebody is patientfully, happily listening and I can communicate to him. So I think that is also one type of help that we can provide to the people who need. तो ये साइकोलॉजिस्ट का सच में बहुत बड़ा रोल है. Yes, that's why I said ना कि listening skills भी उस साइकोलॉजिस्ट का एक पैरामीटर होना चाहिए स्किल का. जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं तो इस फील्ड को सच में बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे मैंने अभी आपसे समझा है, क्योंकि हर किसी को इमोशंस होते हैं और हर किसी को ज़रूरत है खुद के फीलिंग्स शेयर करने की. तो सच में बहुत अच्छा फील्ड है साइकोलॉजी उन बच्चों के लिए भी कि जो लाइक बोलना चाहते हैं या जो लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं. मैम, आज आपने भारत गुरुज पर आपका अमूल्य समय दिया आज हमें, इसकी हमें बहुत खुशी है. और सच में आपके गाइडेंस से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी की तरफ इंस्पायर होके जाए और इस सोसाइटी में और अवेयरनेस बढ़े, यही आशा करती हूँ. और आज भारत गुरुज चैनल पर आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू सो मच. किसी को भी अगर जरूरत है तो लक्ष्य साइकोलॉजिकल वेलनेस क्लिनिक वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन अप्रोच अस एनी टाइम. जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.